नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 5 में जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। पहला जो क्वेश्चन है, बुद्धि अपने पास की समायोजन योग्यता है। ये किसने कहा? बुद्धि अपने पास की समायोजन योग्यता है, ये जो कहा गया था ये जीन प्याजे के द्वारा कहा गया था। अगर मैं बात करता हूँ जीन प्याजे की, तो ये स्विस देश के एक मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई थी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी जो दी गई थी वो भी जीन प्याजे के द्वारा दी गई थी। उसी प्रकार अगर बात की जाए स्पियर्समैन के द्वारा 2 फैक्टर थ्योरी दी गई थी और अल्फ्रेड बिने के द्वारा फर्स्ट आईक्यू टेस्ट दिया गया था। तो देखो, ऑप्शन के साथ जो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दिए होते हैं वो भी आपको जो है वो पता होने चाहिए। अगले जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता? तो अधिगम आकलन में कौन सा नहीं आता? देखिए, अधिगम का तरीका, विद्यार्थियों की क्षमता, और तीसरा जो पॉइंट है विद्यार्थियों की आवश्यकता, और चौथा जो पॉइंट है वो विद्यार्थियों की त्रुटि। देखिए, अधिगम का तरीका तो इसमें अधिगम आकलन में आएगा, विद्यार्थियों की क्षमता भी आएगी और विद्यार्थियों की आवश्यकता भी आएगा, लेकिन विद्यार्थियों की त्रुटि जो है वो अधिगम आकलन में नहीं आएगी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की त्रुटि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्योगाट्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पक्ष को नज़र किया गया है? देखिए दोस्तों, जो व्योगाट्स्की है इनके सिद्धांत में जो विकास के जिस पक्ष को नज़रअंदाज किया गया है वो कौन सा पक्ष है? तो देखिए, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, भाषाई भी है, लेकिन जैविक जो पक्ष है, जो बायोलॉजिकल जो फैक्टर है, इसको जो है वो नेग्लेक्ट किया गया है। तो आपने याद रखना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि जो व्योगाट्स्की है इसके सिद्धांत में विकास के जो है वो जैविक जो पक्ष रहता है इसको जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। देखिए, व्योगाट्स्की के द्वारा सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, जिसको कि हम जो है जेपीडी क्या बोलेंगे, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी हम जो है इसको बोलेंगे, सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी, व्योगाट्स्की के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अति सक्रिय बच्चों को आवश्यकता होती है, जो अति सक्रिय जो बच्चे होते हैं उनको आवश्यकता होती है क्लास में विशेष ध्यान देने की, क्लास से अलग क्लासरूम की, या विशेष शिक्षक की, या विशेष पाठ्यक्रम की। तो देखिए, जो अति सक्रिय जो बच्चा होगा उसको विशेष क्लास में विशेष ध्यान अगर अध्यापक देगा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लास में विशेष ध्यान देने की। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आप साइकोलॉजी में पूछे जा रहे हैं। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप भी टीजीटी, आर्ट्स टेट, जेबीटी टेट और एलटी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो बैच है वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस इसमें रहती है। 499 के हमारे जो है एवरी बैच है 499 के पर मंथ, इसमें जो है 499 फीस रहने वाली है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ने चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़े। इस टाइम जो है वो 300 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है 7876145409, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। तो अति सक्रिय बच्चों को जो है वो क्लास में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है? कि ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व के मूलभूत विकास होता है? तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल, मेंटली और जो पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट होती है वो किस पीरियड में होती है, किस अवस्था में होती है? तो ये जो असलियत में होती है तो आपने देखी होगी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नहीं, ये होती है किसमें? किशोरा अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, बाल्यकाल होगा, चाइल्डहुड होगा, क्योंकि जो चाइल्डहुड होती है इसमें हमारा शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है। देखिए, बात यहाँ पे किशोर अवस्था, एडोलसेंस की भी हो रही है। अगर मैं किशोर अवस्था की बात करता हूँ तो ये इसकी जो उम्र है वो 10 से 19 साल होती है। ये कहीं कहीं पे इसको 12 से 19 भी बताया गया है, कहीं कहीं पे इसको 10 से 19 भी बताया गया है। तो ये अलग अलग यहाँ पे डेट बताई गई है। और एक स्टेनले हॉल है, स्टेनले हॉल ने जो है वो किशोरा अवस्था को जो है वो संघर्ष और तनाव व तूफान की अवस्था भी कहा है, और किशोर अवस्था को ही स्व सम्मान की भावना भी कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की, कि बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है, जिसका अर्थ है कि वो अपने संवेगों को नियंत्रण करना सीख जाता है। कि बालक की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें वो कम हंसता है लेकिन वो मुस्कुराता ज़्यादा है? मतलब कि अब उसको जो है वो क्या है, कम हंसने लगता है और मुस्कुराता ज़्यादा है, क्योंकि वो जो उसके जो इमोशंस है उस पर अब उसने जो है कंट्रोल करना सीख लिया है, जो उसके संवेग है उस पर जो है उसने वो क्या है, कंट्रोल करना सीख लिया है। तो ये कौन सी अवस्था है? तो ये है उत्तर बाल्यकाल अवस्था। देखिए, उत्तर बाल्यकाल अवस्था में जो है बच्चा हंसता कम है, बालक हंसता कम है, वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो उत्तर बाल्यकाल अवस्था में अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अगर मैं बात करता हूँ, देखिए, IQ
फर्स्ट, देखिए जो ये IQ, जो ये बुद्धि लब्धि शब्द है, इसका जो सबसे पहले प्रयोग जो है वो विलियम स्टर्न, किसके द्वारा, विलियम स्टर्न के द्वारा, जो कि एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा 1912 में किया गया था। तो याद रखना 1912 में सर्वप्रथम बार विलियम स्टर्न ने IQ शब्द का, नहीं, बुद्धि लब्धि शब्द का जो है वो सबसे पहले प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्यक्रम में लचीलेपन का प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। देखिए जो पाठ्यक्रम में जो लचीलेपन का जो प्रत्यय है उसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया, तो किसको, तो ये अयोग्य बालकों को, मदरसा व मकतब को, अनुसूचित जाति को, या अन्य पिछड़े वर्ग। तो मेरा जो यहाँ पे जो व्यू है ये राइट आंसर आ जाएगा इसका अन्य। देखो जो बैकवर्ड क्लास के जो यहाँ पे लोग होंगे, वह जो हमारे अन्य पिछड़े वर्गों के जो लोग होंगे, तो पाठ्यक्रम इनके लिए ही जो है वो लचीला बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बुद्धि योग्यता है डैश की। देखिए अगर मैं बुद्धि की बात करता हूँ, इंटेलिजेंस इज ए एबिलिटी टू, इंटेलिजेंस जो है वो किस बात की एबिलिटी है, तो देखिए सीखने की तो है, बुद्धि योग्यता है सीखने की है, टू लर्न बिल्कुल है, स्वयं को नई परिस्थितियों में समायोजित करने की, टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशंस, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, विचारों पर चिंतन की, तो टू थिंक इन टर्म ऑफ आइडियाज़, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त शब्दी, ऑप्शन डी है उपरोक्त शब्दी ऑल ऑफ दीज, तो मेरा जो मानना है इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो बुद्धि है वो सीखने की भी है, स्वयं को नई परिस्थितियों में समायोजन करने की भी है, विचारों के चिंतन की भी है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त शब्द। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ कि किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। देखिए ये किसके द्वारा कहा गया कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है, तो ये जो कहा गया था ये विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन की जैसे ये विवेकानंद जी ने कहा था, तो कुछ ऐसी बातें भी परीक्षा में पूछ ली जाती है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। देखिए अगर बात की जाए ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है ये क्लार्क हल के द्वारा, किसके द्वारा दी गई, क्लार्क हल के द्वारा, इसके बारे में 1943 में इंट्रोड्यूस किया गया था ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बारे में। ऑप्शन में BF स्किनर के बारे में भी दिया गया है, BF स्किनर का नाम भी दिया गया है। तो अगर बात की जाए BF स्किनर की, तो BF स्किनर के द्वारा जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको कि पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं और अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं, तो याद रखना स्किनर के द्वारा जो है वो पुनर्वलन का सिद्धांत की बात की गई, जिसको हम रीइंफोर्समेंट भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है, किसने कहा। ये क्वेश्चन पहले भी हो गया कि बुद्धि आसपास के समायोजन की योग्यता है, पहले भी आया था, तो ये कहा गया था जीन पियाजे के द्वारा। अगले क्वेश्चन को यहाँ से डिटेल से देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। अगर बात की जाए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की, मॉडर्न साइकोलॉजी की, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो ये थे विलियम वुंट। विलियम वुंट के द्वारा जो है इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता था, और 1879 में इन्होंने जर्मनी की लिप्जिंग में जो है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के लिप्जिंग में जो है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में खोली गई थी। किसने खोली, तो बोलेंगे विलियम वुंट के द्वारा, जिनको आधुनिक मनोविज्ञान के पिता या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन में विलियम जेम्स दिया है। अगर मैं विलियम जेम्स की बात करता हूँ तो इनको अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक इनको माना जाता है, और इनके द्वारा इनको जो है वो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये सीधा क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में। वॉटसन यहाँ पे दिया है, अल्बर्ट बंडूरा की, अगर एस बंडूरा यहाँ पे, लेकिन एक अल्बर्ट बंडूरा भी थे, इनके द्वारा जो है बोबोडोल जो सिद्धांत दिया गया था। वॉटसन की अगर बात की जाए तो वॉटसन ये जो है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक, देखिए व्यवहारवाद के जो जनक है, बिहेवियरिज्म के जो जनक है वो कौन है, तो वो JB वॉटसन है। ये भी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म वाज डेवलप्ड। संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष दिया गया। तो संबंधवाद के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये इनमें से इसका राइट आंसर आएगा, राइट आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो 1910 में दिया गया था। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा जो है ये संबंधवाद का जो कनेक्शनिज्म का जो सिद्धांत है ये दिया गया। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। एक बुक है जिस बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960। तो ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रिटन की गई थी, लिखी गई थी, तो ये ब्रूनर के द्वारा लिखी गई थी। ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा संज्ञानात्मक क्रांति के
के लिए भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई गई। संज्ञानात्मक क्रांति के जनक भी के रूप में भी इनको जाना जाता है। वैसे संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में भी बात की जाती है। किसके द्वारा ये परिभाषा बताई गई? तो ये बताई गई थी B.F. स्किनर के द्वारा। B.F. स्किनर ने बताया कि शिक्षा जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है। तो ये स्किनर ने बोला। यहाँ पे क्रो एंड क्रो दिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। देखिए क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था कि जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के संपर्क में होने वाले जो मानव व्यवहार का जो विज्ञान जो है वो क्या है? मनोविज्ञान है। तो क्रो एंड क्रो ने ऐसा कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो पुस्तक है इसके जो लेखक है वो कौन है? देखिए जो ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, इसके जो लेखक है इनका नाम है हल, क्लार्क हल इनका पूरा नाम है। एक ये जो है वो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन होता है काल्पनिक नेता? देखिए काल्पनिक नेता कौन होता है? अगर काल्पनिक नेता की बात की जाए वो होता है, यहाँ से सीधा ही आंसर मैं आपको बोलूँगा, जो दीर्घ अवधि दृष्टिकोण रखता हो। देखिए जो दीर्घ अवधि दृष्टिकोण रखता हो वो एक काल्पनिक नेता होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे दिए थे कि वह जो मध्यम अवधि दृष्टिकोण रखता हो, बिल्कुल नहीं। वह जो लघु अवधि दृष्टिकोण रखता हो, ये भी नहीं होगा। वह जो आवश्यकता की संतुष्टि के लिए पहल करता हो, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर मुझे लगा, तो मैं पहले ही आपको आंसर बता दिया कि वन हु हैज़ लॉन्ग पर्सपेक्टिव, तो वह जो दीर्घ अवधि दृष्टिकोण रखता हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष किस रूप में जाना जाता है? द मेजर एक्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ नोन एज, तो द मेजर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ नोन एज, तो इसका जो राइट आंसर आएगा कि व्यक्तित्व का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ईड। तो ईड जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात की जाए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया है। अगर ईड की बात की जाए तो ईड जो है वो प्लीजर प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर वर्क करता है। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। और जो सुपर ईगो है वो मॉरलिटी के ऊपर, नैतिकता के ऊपर कार्य करता है। देखो इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीनों जो है मन को जो है वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, जो कि मनोविश्लेषणवाद के जनक, साइको एनालिसिस के जो फादर है सिगमंड फ्रॉइड जी, इनके द्वारा 1923 में जो है मन को 3 भागों में बांटा गया था, इड, ईगो और सुपर ईगो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन कूट कर पूछा गया है, तो एक बार 2 या 3 बार इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क जरूर करें, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है परीक्षाओं के लिए। तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जो साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया जाता है ये रुडोल्फ गोल्काय, किसके द्वारा? रुडोल्फ गोल्काय के द्वारा किया जाता है। रुडोल्फ गोल्काय एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने 1590 में सर्वप्रथम बार अपनी जो इनकी जो एक बुक थी साइकोलॉजिया, इसमें जो है इनके द्वारा साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अगर बात की जाए साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की, तो जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति 2 भाषाओं के शब्द साइके प्लस लोगोस, जो कि ग्रीक भाषा के 2 शब्द है साइके प्लस लोगोस। तो साइके का जो अर्थ है और लोगोस का अर्थ क्या है? तो साइके का जो अर्थ है वो है आत्मा या मन, और लोगोस का जो अर्थ है वो है ज्ञान या अध्ययन। तो याद रखना, आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी को कहा जाता है, जिसमें हमने साइके का अर्थ देखा, साइको को बोलते आत्मा या अध्ययन, और आत्मा या मन, और लोगोस को बोलेंगे ज्ञान या अध्ययन। तो दोनों बातें ये आपको याद रखनी। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? ये तो बहुत ही आसान है, थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बोल चुका था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो फादर है वो जीन पियाजे। जीन पियाजे एक स्विस के मनोवैज्ञानिक है। ये थे वो अल्बर्ट बंडूरा जिन्होंने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट दिया था। स्किनर के बारे में आपको बता चुका हूँ, ब्रूनर के बारे में आप सुन चुके। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के सिद्धांत के जनक कौन है? देखिए जो बिहेवियरिज्म है हमारा, इसके जो फादर है साइकोलॉजी में वो है जेबी वॉटसन ने जो है वो जॉन हॉपकिंस एक विश्वविद्यालय था, वहाँ पे 1913 में व्यवहारवाद की शुरुआत की, बिहेवियरिज्म की शुरुआत की थी। उसी तरह ऑप्शन में जो है सिगमंड फ्रॉइड, जिनको मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहा जाता है। जीन पियाजे अभी पढ़ लिया है, संज्ञानात्मक विकास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
पुनर्वलन का सिद्धांत किसके द्वारा, ये जो रीइंफोर्समेंट है, इसका जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो जो ये पुनर्वलन का पुनर्वलन का जो सिद्धांत है ये जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो पुनर्वलन का सिद्धांत दिया गया था स्किनर के द्वारा पुनर्वलन का सिद्धांत दिया गया, जिसको कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे पेवलव का नाम भी दिया है, इवान पेवलव, आपने सुना ही होगा। इवान पेवलव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1904 में इवान पेवलव को नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये वही इवान पेवलव है जिन्होंने वो कुत्ते की लार वाला जो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका प्रयोग, इवान पेवलव का जो प्रयोग था वो कुत्ते पर था। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है। देखिए, जो व्यक्तित्व मापन की जो प्रमुख अप्रक्षेपी विधि जो है वो कौन सी नहीं है, विच मेथड इज़ नॉट ए प्रोजेक्टिव मेथड फॉर पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए जो है वो कौन सी एक विधि नहीं है व्यक्तित्व मापन की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा संरचनात्मक मूल्यांकन विधि। देखिए, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये तीनों विधि जो है वो व्यक्तित्व मापन की है, लेकिन नहीं कौन सी है, तो संरचनात्मक मूल्यांकन विधि, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो साइकोलॉजी को पढ़ाना थोड़ा वास्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके कुछ, क्योंकि इसके जो वर्ड होते हैं बड़े अटपटे होते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपके बीच आसान भाषा में बता सकूँ। व्यक्तित्व के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक है। देखिए, जो व्यक्तित्व के जो दो खंड, इसके जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन है, तो ये है स्पियर्समैन जो है एक, स्पियर्समैन की अगर बात की जाए तो ये जो है वो एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक है स्पियर्समैन। इन्होंने जो है वो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी की। तो भाई 2 थ्योरी, व्यक्तित्व के 2 खंडों के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है स्पियर्समैन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ग्राफिया जो एक अधिगम असमता है व्यक्ति की क्या प्रभावित करती है। देखिए, एक होता है डिस्ग्राफिया, एक होती है डिस्लेक्सिया। तो डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसग्राफिया जो है वो लेखन को, हस्तलेखन को, राइटिंग एबिलिटी को प्रभावित करती है, लेकिन जो हमारी डिसग्राफिया है वो लर्निंग एबिलिटी, पढ़ने को प्रभावित करती है। जो पढ़ते हैं अक्षर जो है, डिसग्राफिया में तो भैया क्या है, हम जो है राइटिंग एबिलिटी हमारी ख़राब हो जाएगी, हस्तलेखन जो हमारा क्या हो जाएगा वो प्रभावित होगा। तो याद रखना, डिसग्राफिया में हस्तलेखन और डिसलेक्सिया में पढ़ना जो है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो दोनों बातें याद रखनी, डिसग्राफिया भी याद रखना है और डिसलेक्सिया भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ओल्डेस्ट मेथड बोल रहा है स्टडी ऑफ बिहेवियर का, तो वो कौन सा है। व्यवहार अध्ययन की सबसे जो पुरानी जो विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन जो विधि है, अंतर्दर्शन जो विधि है वो व्यवहारवाद अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सामान्यीकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया। तो जो सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन है, इसको जो किसके द्वारा इसको बताया गया था, तो ये बताया गया था चार्ल्स जूड के द्वारा। चार्ल्स जूड के द्वारा जो है वो सामान्यीकरण के सिद्धांत को बताया गया था। चार्ल्स जूड जो है वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये भी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्रॉयड जिन्होंने साइको एनालिसिस के फादर है, स्किनर के बारे में हमने बता दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जिसको रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये स्किनर वाला भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय हिमाचल, हर हर महादेव।